हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के सिलेक्शन में बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन विच इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द क्लास 12। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है 8 to 12 के आसपास में क्या होंगे यहाँ पर मार्क्स बन जाते हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर ईजी भी है और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए नीट के एस्पेक्ट में बेसिकली। तो फर्स्टली हम बात करें अबाउट दी रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, न्यू जनरेशन या न्यू यंग वन। और हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन। अच्छा, अगर हम यहाँ पर दोनों रिप्रोडक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? 2 डिफरेंट सेक्स पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। बट इन द केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट विल बी इन्वॉल्व। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गैमेटोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगी। लाइक अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, ह्यूमन के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो मेल गैमीट है उसका नाम क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमीट का नाम क्या है यहाँ पर? ओवम, सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों गैमेट में क्या होगा? फ्यूजन होगा, देन जिसको हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। हमने लास्ट लेक्चर में एक भी पॉइंट पढ़ा था कि पोलन न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन होता है, क्या उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गैमेट सेम टाइप के हैं, सेम न्यूक्लियाई है। डिफरेंट गैमेट्स के डिफरेंट न्यूक्लियाई के बीच में क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए, जिससे क्या बनना चाहिए? जाइगोट बनना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली गैमेटोजेनेसिस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सम अदर प्रोसेसेस की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? एक तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा गैमेटोजेनेसिस उसके टाइम पर नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंस है जो तुम्हें याद रखना है। अगर हम बात करें इन दी एस्पेक्ट ऑफ द वेरिएशन, अच्छा वेरिएशन क्या होता है? क्या तुम जानते हो वेरिएशन के बारे में? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। मतलब ऑफस्प्रिंग जो होगी, जो न्यू जनरेशन है, अपनी पेरेंटल जनरेशन से जिस डिग्री पर वो डिफरेंट होगी, डिफरेंस होगा उनमें, उसी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। तो कौन से रिप्रोडक्शन में वेरिएशन शो होगा? ए सेक्सुअल में शो होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शो होगा? ये पता होना चाहिए तुम्हें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन शो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन शो नहीं होगा। रीजन क्या होगा इसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों शो नहीं हो रहा है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों शो हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होता है मियोसिस डिवीजन। और जब मियोसिस होगा, तुमने पढ़ा होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में ही, प्रोफेज वन, मियोसिस वन का प्रोफेज वन जो होता है उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पैकेटीन। इसी पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है एट द टाइम ऑफ द मियोसिस। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब डीएनए का एक्सचेंज होगा। और इसी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से ही क्या आता है? वेरिएशन आता है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी, गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी तो मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वो भी नहीं होगा। यही रीजन है कि ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो टोटली आइडेंटिकल क्लोन होते हैं अपनी पेरेंटल जनरेशन के। बट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पर टोटली आइडेंटिकल क्लोन नहीं हो सकते। हाँ, हो सकता है कि वो कैसा हो? वो ट्विन्स टाइप में हो, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है हमें पता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन। और इस चैप्टर में हम कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं, उनको उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सच एज, फर्स्टली मैं लिख रहा हूं यहां पर गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो पहले लिख लेते हैं सबको। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इससे पहले चलो सीक्वेंस में लिखते हैं, चलो। गैमेटोजेनेसिस, देन insemination, insemination, then fertilization. After the fertilization, what will be? Implantation. नेक्स्ट है
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको हम बोल सकते हैं गेस्टेशन, gestation, after the gestation parturition and then lactation। तो ये कुछ स्टेप्स हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यही स्टेप्स क्या होंगे, फॉलो होंगे, और ये मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं। द फर्स्टली प्यूबर्टी एज आ गई, हालांकि अगर हम बात करें फीमेल के एस्पेक्ट में तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है बिफोर द बर्थ ही, पर इन दी मेल्स प्यूबर्टी के बाद ही गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में। oogenesis स्टार्ट बिफोर द बर्थ, ठीक है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो आफ्टर दी बर्थ, वो भी प्यूबर्टी टाइम पर। तो यहां पर ये जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस, भाई गैमेटो मतलब क्या होगा, गैमेट्स, जेनेसिस फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहां पर जो फॉर्मेशन होगी गैमेट्स की, मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग। टर्म्स दोनों ही गैमेट बना रहे हैं, पर गैमेट के एस्पेक्ट में हमने टर्म्स बना दिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन मेल्स और इन फीमेल्स, तो मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला हमने इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने बोला। नेक्स्ट इन फीमेल्स में क्या होगा, oogenesis। क्या होगा यहां पर, oogenesis। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो यही फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना, एट द टाइम ऑफ द गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन बीइंग्स में कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस विल बी अकर। कौन सा होगा, याद रखना, ये मियोसिस होगा। और मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं डॉटर सेल्स में वो अपने पेरेंटल सेल्स के एक्सपेक्ट में हाफ हो जाते हैं, दैट्स व्हाई नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। और इसी मियोसिस के टाइम पर वेरिएशन आता है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इसी मियोसिस की वजह से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। यही रीजन है कि ए सेक्सुअल प्रोसेस में वेरिएशन ना शो होते, मतलब शो नहीं होते, बट सेक्सुअल प्रोसेस में मियोसिस हो रहा है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, तो वेरिएशन शो होंगे। इज इट क्लियर नोट। नेक्स्ट इनसेमिनेशन। अब एक पॉइंट याद रखो, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल। तो मेल गैमेट को हमें ट्रांसफर करना होगा इनटू द फीमेल बॉडी फर्स्टली, और इसी ट्रांसफर वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनसेमिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ द मेल स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट व्हिच इज नोन एज इनसेमिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसी को हमने क्या बोला, इनसेमिनेशन बोला। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन हमें पहले से पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट, अब दोनों गैमेट वो डिप्लॉइड हैं या हैप्लॉइड हैं, ऑलवेज नो मैटर, ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड मेल स्पर्म एंड हैप्लॉइड फीमेल ओवम टू फॉर्म, और जाकर की प्लोइडी कैसी होगी,
diploid to form zygote, which is the diploid. And this is known as fertilization. And after the fertilization देखो क्या बना, जाइगोट बना. इसी जाइगोट में अब क्या होगा, डिवीजन होगा. माइटोटिक, अब याद रखना जाइगोट के बाद डिवीजन कौन से होंगे, माइटोटिक डिवीजन ही होंगे. अब मियोसिस नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक उसमें गैमेटोजेनिस एम्ब्रियो न बन जाए और उसमें गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट ना हो, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो. इज इट क्लियर नोट? तो जाइगोट से क्या आया, एम्ब्रियो. याद रखना. अब इसी जाइगोट में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, मतलब डिवीजन. क्या हुआ इसी जाइगोट में, क्लीवेज. और क्या बने, ब्लास्टोमर्स बने. एंड ब्लास्टोमर अरेंज इन आउटर लेयर. आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट. एंड व्हेन ट्रोफोब्लास्ट अटैच विद द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, व्हेन द ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट जाइगोट का ही क्या है, आगे की स्टेज है. तो जाइगोट में क्लीवेज हुए, डिवीजन हुए, ब्लास्टोमर्स बने. ब्लास्टोमर्स की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. वही ट्रोफोब्लास्ट जो होगा वो अटैच होगा किससे, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस. इसी को हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन हमने बोला. तो इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. अटैचमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. और ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है. ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच होगा, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विद इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस से अटैच हुआ. और जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी यूट्रस की उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम. क्या बोला हमने, एंडोमेट्रियम, जिसे हमने बोला एंडोमेट्रियम. तो इंप्लांटेशन हो गया. एंड आफ्टर द इंप्लांटेशन फिर क्या आया, गेस्टेशन. एंड इफ आई टॉक अबाउट द गेस्टेशन, तो गेस्टेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. और जो गेस्टेशन पीरियड होगा कितने मंथ्स का होगा, 9. अगेन ये जो है ये फिक्स नहीं है कि 9 मंथ ही होगा. हो सकता है 9 मंथ से कम हो, ये हो सकता है 9 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा हो. ठीक है, वो डिपेंड करेगा. या हम उसको वीक्स में अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 36 वीक्स. ठीक है. एंड आफ्टर द गेस्टेशन एम्ब्रियो जो है कंप्लीटली डेवलप हो गया, फीटस कंप्लीटली डेवलप हो गया. देन उसकी क्या होगी, डिलीवरी होगी. और डिलीवरी को ही हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन. बहुत बढ़िया, चुप हो जाओ. पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी. इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, पार्चुरेशन बोला. एक क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन विच मेम्ब्रेन या लेयर ऑफ द यूट्रस हेल्प्स इन द जनरेशन इन द कॉन्ट्रैक्शन. यूट्रस की कौन सी लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगी, मायोमेट्रियम. बहुत बढ़िया. अब एक हार्मोन भी है, कौन सा हार्मोन उसको ट्रिगर करेगा फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन. लिख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन मायोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ
यूट्रस रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो भी हाईली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अबाउट दी हार्मोन की, कौन सा हार्मोन इसको ट्रिगर करेगा? तो ट्रिगर बाय ऑक्सीटोक्सिन, इसने इसको ट्रिगर करती है। और इसी वजह से ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। दैट्स व्हाई नोन एज, ये क्वेश्चन है नीट्स के, दैट्स व्हाई नोन एज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बर्थ हार्मोन। इसके अलावा एक नाम से और जानते हैं इसको हम, भाई मेमोरी ग्लैंड, अभी जो आएगा लैक्टेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी को। तो पार्चुरेशन हो गया, आफ्टर दी पार्चुरेशन लैक्टेशन। आफ्टर दी पार्चुरेशन क्या है? लैक्टेशन। मतलब लैक्टेशन में क्या होगा? द पीरियड बाय विच दी प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क बाय दी मेमोरी ग्लैंड्स। लैक्टेशन क्या है? एक पीरियड ही तो है, पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन का पीरियड बाय विच प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किसके थ्रू हो रहा है? मेमोरी ग्लैंड थ्रू मेमोरी ग्लैंड। दो तीन मिनट की पॉइंट की हम बात करेंगे। कौन सा हार्मोन है जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बताओ। PRL, प्रोलैक्टिन। कौन सा? PRL। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, PRL हार्मोन है, इन्हें कौन सिक्रीट कर रहा है, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सिक्रीट्स बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन ट्रिगर करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इस हार्मोन, जो हार्मोन की हम बात करेंगे उन्हें सिक्रीट कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जी क्लियर? ये नीट का क्वेश्चन है, अभी हम बात करेंगे आगे, समझाऊंगा और अभी। तो ये क्या कर रहा है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोल रहे हैं, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन को रेगुलेट यही करेगा। जी क्लियर? तो इसको हमने क्या बोला? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। क्या बोला हमने? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। पर मिल्क का जो इजेक्शन होगा फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द एल्वेलाई, जो इनर पार्ट होगा एल्वेलाई का, एल्वेलाई करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, उसका जो सिक्रीशन मतलब कि इजेक्शन होगा मिल्क का, उसको कौन करेगा? यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन भी हमने बोला इसको। क्या बोला हमने इसको? बर्थ हार्मोन बोला। और बर्थ हार्मोन के अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग मतलब मेमोरी ग्लैंड्स में से जो मिल्क होगा उसको कैसे बाहर निकलेगा, किसकी हेल्प से निकलेगा बाहर? इजेक्ट कैसे होगा? ऑक्सीटोसिन की हेल्प से। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। नाम क्या है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन का? ऑक्सीटोक्सिन। और ये ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन को सिक्रेट करती है, एक ऑक्सीटोक्सिन है और एक है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, व्हिच आल्सो नोन एज द वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं इसको? वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोक्सिन, इसको हमने और क्या बोला? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला। और क्या बोला हमने इसको? बर्थ हार्मोन हमने इसको बोला। तो ऑक्सीटोक्सिन के दो नाम है, ये तुम्हें याद रखना है। ये नीट का क्वेश्चन है। रिपोर्ट समझ में आए नहीं आए? दोबारा समझो इनको जरा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, 6 to 7 स्टेप।
और पूरे चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में यही स्टेप्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल प्रोडक्शन का मेन पॉइंट वही है कि गैमेटोजेनेसिस होगा। एट द टाइम ऑफ द एसेक्सुअल प्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, और हम बात करें यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होगा। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। मेल में गैमेट की फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्टार्ट होती है आफ्टर द बर्थ, दैट मींस द प्यूबर्टी स्टेज में। ये कब हुई, स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ, वो भी ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज, ये नीट का क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। oogenesis की अगर हम बात करें तो ये कब होगा, स्टार्ट बिफोर द बर्थ। स्टार्ट बिफोर द बर्थ, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही क्या होता है, वो जेनेसिस स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में। ये भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनसेमिनेशन। भाई गैमेट्स बन गए, मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। अब जो नॉन मोटाइल गैमेट है उसके पास मोटाइल गैमेट को जाना पड़ेगा, मतलब मेल गैमेट को जाना पड़ेगा कहां पर, फीमेल गैमेट के पास में। और फीमेल गैमेट कहां है, फीमेल बॉडी में। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, इनसाइड दी बॉडी। अच्छा मैं बात करूंगा तुमसे, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फ्रॉग, ये याद रखना है। जो फ्रॉग वाला टॉपिक है, कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन बीइंग्स के कंपेयर में और ह्यूमन फ्रॉग के कंपेयर में। लाइक फ्रॉग में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल, आउटसाइड दी बॉडी होगा, इन दी वाटर। फीमेल्स में, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, वो भी फीमेल बॉडी में होगा। कहां होगा उसकी हम आगे बात करेंगे भी। तो ट्रांसफर ऑफ द मेल स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट व्हिच इज द वेजाइना, इसी को हमने क्या बोला, इंसेमिनेशन बोला। which facilitate with the help of the penis, which is the male external genitalia organ. ठीक है, then after the insemination what will be, fertilization. Fertilization क्या, fusion between the male and the female gamete and both are the haploid in the nature, then to form zygote which is the diploid. इसी को हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन बोला। एंड आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन यही जो जाइगोट बना, इसी में क्या हुए, डिविजन हुए, क्लीवेज हुआ, क्या बने, ब्लास्टोमर्स। क्या बने, ब्लास्टोमर्स। और इसी ब्लास्टोमर्स में जो यूनिट्स हैं, ब्लास्टोमर जो हैं वो अरेंज हुए आउटर लेयर ब्लास्टोसिस्ट, उसी को हमने क्या बोला, ट्रोपोब्लास्ट हमने बोला। क्या बोला, ब्लास्टोसिस्ट। विद इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के साथ अटैच हुआ ट्रोफोब्लास्ट, उसी को हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन हमने बोला। क्या बोला, इम्प्लांटेशन हमने बोल दिया। एंड आफ्टर द इम्प्लांटेशन गेस्टेशन पीरियड, कौन सा पीरियड आया, गेस्टेशन पीरियड, दैट मींस द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 9 मंथ्स को होगा, वीक में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो कितना हो गया, 36 वीक्स हो गए अप्रोक्सीमेटली, नॉट अ फिक्स्ड। ठीक है, देन आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब कंप्लीटली फीटस क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, तो वो इजेक्शन के लिए सिग्नल भी भेजेगा टीनेज को, एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट मींस हम बात कर रहे हैं पर डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। क्या करेगा, ये मायोमेट्रियम को ट्रिगर करेगा फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस। क्यों मायोमेट्रियम को ही, क्यों एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम को क्यों नहीं कर रहा है ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए, बिकॉज ऑफ मायोमेट्रियम कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मायोमेट्रियम कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल, दैट्स व्हाई रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन या जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कौन रेगुलेट करेगा मायोमेट्रियम को, ऑक्सीटोसिन, दैट्स व्हाई नोन एज द बर्थ हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मायोमेट्रियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीआरएल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला पॉइंट मेल रिजेक्टिंग हार्मोन कौन सा, ये नीट में क्वेश्चन पूछे, ये सब पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यूज में है ये। ठीक है, लैक्टेशन आफ्टर द पार्चुरेशन, द पीरियड है बाय विच द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क थ्रू द मेमरी ग्लैंड्स। अब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यही पीआरएल, प्रोलैक्टिन। कौन सिक्रेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन को कौन सिक्रेट करता है, ये भी याद रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी, पोस्टीरियर, तो इसे लिख देते हैं
यहां लिख देता हूं, सिक्रीट बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिलेट करके क्वेश्चन बनता है। क्लास 11th का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, सारे क्वेश्चन तुम्हें वहां मिल जाएंगे। क्लियर नोट। तो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट दी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो सबसे पहले तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो कोई भी चीज है, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम ही तो है ये। और ऑर्गन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, when the several types of the organs involve the एक स्पेसिफिक फंक्शन या परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और जो फंक्शन होगा स्पेसिफिक फंक्शन, जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे सब, ये वो होगा कौन सा, रिप्रोडक्शन। तब बना क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे आइए जरा। तो मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, दो टाइप के सेक्स ऑर्गन है यहां पर, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा, टेस्टिस, मतलब जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब स्पर्म्स, ठीक है। तो दो टाइप के सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड और एक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज कौन सा होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और जो गैमीट्स है वो है यहां पर क्या, स्पर्म्स, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डू नॉट इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ, डू नॉट इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हमने क्या बोला, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म और द मेल गैमीट्स, उसको हमने क्या बोला, टेस्टिस। वो है क्या, टेस्टिस। तो एक तो ये ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला, ठीक है। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो इन्वॉल्व नहीं होंगे फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स में, बेसिकली ये हेल्प क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स में हेल्प करेंगे। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में दो टाइप के ऑर्गन्स आ जाते हैं, एक है एसेसरी डक्ट्स, और एक यहां पर आ गया एसेसरी ग्लैंड्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब जो एसेसरी डक्ट्स है वो कौन कौन सी है, देखो, रेटे टेस्टिस, पढ़ेंगे आगे भी हम, वासिफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस,
वास डिफरेंस बेटा, यूट्रस किस में आ गया? हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो फीमेल्स में है। ठीक है, तुम तो वक्त जज्बा सब बदल दोगे ऐसे। तो एसेसरी ग्लैंड्स की हम बात करें, 3 टाइप के होते हैं एसेसरी ग्लैंड। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इज इट क्लियर? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स के ऑर्गन कंसिस्ट हो रहे हैं। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स या स्पर्म्स। और मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? टेस्टिस। पता होना चाहिए तुम्हें, अभी आगे से हम टीचर भी पढ़ने वाले। देन about the secondary sex organ that do not involve in the formation of the sperm या spermatogenesis। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन 2 टाइप के इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, एक है एसेसरी डक्ट्स और एक है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स। जैसे कि सेमिनल सेमिनिफरस ट्यूबुला भी तुम पढ़ोगे आगे, उससे स्पर्म कैरी होंगे किसके थ्रू? रेटे टेस्टिस, देन वेसा फ्रेंस या एपिडेमिस, देन वाइस डिफरेंस। ये एब्डोमिनल कैविटी में लूप ओवर होगा, असेंड्स इनटू द या मूव इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। देन एसेसरी ग्लैंड्स उसको ज्वाइन करेंगी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, क्या ये ग्लैंड एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? याद बताओ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल दीज आर दी एक्सोक्राइन ग्लैंड। किस टाइप की ग्लैंड है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये तीनों ही एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और तुम्हें फीचर्स पता होने चाहिए एक्सोक्राइन ग्लैंड की। भाई कैसी होंगी? डक्टेड ग्लैंड्स होंगी, मेनली एंजाइम सीक्रेट करते हैं बट नॉट ओनली एंजाइम, ये भी पॉइंट है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? तो नाउ हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज द टेस्टिस एंड विच अकर्स इन द पेयर, अ पेयर ऑफ द टेस्टिस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इनकी फॉर्मेशन कहां होगी? एब्डोमिनल कैविटी में होती। फॉर्मेशन कहां होती है इनकी? मतलब डेवलपमेंट टेस्टिस का कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। And then move descends into the scrotal sac which attached to the pelvic wall of the body या pelvic cavity। स्क्रोटम में क्या हो गए? मूव डिसेंड हो गए या मूव कर गए। अगर टेस्टिस फेल हो जाए मूव करने में इनटू द स्क्रोटम, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। दैट मींस दी जो जिन मेल्स में ये मूव नहीं कर पाएंगे टेस्टिस स्क्रोटम में, उनको उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोर्चिडिज्म बोलेंगे। और इस केस में क्या होगा? गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो ह्यूमन मेल जो हो गया वो कंप्लीटली कैसा हो गया? स्टेराइल हो गया, मतलब कांट डू रिप्रोड्यूस। कौन समझ में आया नहीं आया? तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स में वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होगा सबसे पहले तो आप पेयर है, डेवलपमेंट इनटू एब्डोमिनल, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर डेवलपमेंट कहां होगा? एब्डोमिनल कैविटी में होगा। डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं अभी, डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होगा। इन आफ्टर द डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में ही 7 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस टाइम पर क्या होगा? मतलब ड्यूरिंग 7 month of male embryo, testis move descends into the scrotal sac।
testis move descends into स्क्रोटल सैक। भाई स्क्रोटल सैक में टेस्टिस क्या हो गया, मूव कर गया। ये नॉर्मल केस है। ये कौन सा केस है, नॉर्मल केस। दिस इज दी नॉर्मल केस। बट व्हेन द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक, उस केस की हम बात कर रहे हैं। व्हेन टेस्टिस फेल्स टू मूव descends into scrotal sac, fails into move descend into the scrotal sac। तो एक डिसऑर्डर कोज हुआ और उस डिसऑर्डर का नाम है क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो पता यहां से एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, या एनसीईआरटी में नहीं है, पर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो एम्स, अब एक चीज समझो, क्रिप्टोर्चिडिज्म के केस में हमने क्या पढ़ा, व्हेन टेस्टिस फेल टू मूव डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटल सैक। और गैमेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है कि टेस्टिस कहां प्रेजेंट हो, स्क्रोटम में। ऐसा क्यों हो वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ये डिसऑर्डर होगा जिस मेल में, वो मेल कैसा होगा, कंप्लीटली स्टेराइल होगा। कंप्लीटली बात है नहीं, कंप्लीटली स्टेराइल होगा। और स्टेराइल का मतलब क्या है, या हम बोल सकते हैं इनफर्टाइल। क्या बोल सकते हैं हम, इनफर्टाइल। दैट मींस कांट डू रिप्रोड्यूस। अच्छा क्यों नहीं कर सकता ये रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमेट ही फॉर्म नहीं होंगे। गैमेट के लिए जरूरी है टेम्परेचर का कम होना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, इतना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। और यही रीजन है कि टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में। ये क्वेश्चन पूछा है, तभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। पॉइंट समझ में आया। इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द टेस्टिस, बट टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होगी इसकी, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो हम बात करें अब साइज ऑफ टेस्टिस, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 to 5 है ना, 4 to 5 सेंटीमीटर हमारी एनसीईआरटी बोल रही है। और इसकी जो विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड टेस्टिस प्रेजेंट इन दी स्क्रोटम, प्रेजेंट है टेस्टिस स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, आउटर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच टू दी पेल्विक कैविटी, या आउटर टू दी बॉडी कैविटी। ठीक है, तो टेस्टिस प्रेजेंट इन दी scrotum which is sac like structure। ठीक है, क्वेश्चन है एक, why testis present in the scrotal sac। क्वेश्चन क्या है, why testis present in scrotum। हाँ, to maintain the lower temperature as compared to the normal body temperature। तो क्यों है, सिंपल सा पॉइंट, टू मेंटेन टेम्परेचर। एंड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, या फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, टेम्परेचर should be 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर,
बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया PYQ। ठीक है, कोई डाउट है? अगर हम बात करें स्क्रोटम की, तो स्क्रोटम क्या है? अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अ पाउच अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्टली क्या है ये? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो अटैच होगा आउटर पेल्विक कैविटी से, अटैच टू आउटर पेल्विक कैविटी से अटैच है। अब इसमें एक कुछ स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं, क्रीमेस्टर मसल्स। एक है क्रीमेस्टर एंड टार्टोज मसल्स हैं दोनों, और यही दोनों मसल रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द पोजिशनिंग ऑफ द टेस्टिस इनसाइड द स्क्रोटम। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजिशनिंग ऑफ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस इनसाइड स्क्रोटम। क्यों जरूरी है पोजिशनिंग ऑफ द टेस्टिस, या क्यों जरूरी है ये मसल? हम लेते हैं दो केस यहां पर। एक केस हमने लिया विंटर केस, और एक हमने किया इस लिया समर सीजन केस। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं पहले विंटर केस की, हम बात करें विंटर सीजन की, हम बात करें तो विंटर में क्या होगा? आउटसाइड या एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है? कम है। ठीक है, अगर टेस्टिस बॉडी कैविटी से स्टे रहेंगे, दूर रहेंगे, थोड़े से फार रहेंगे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा ही कम हो जाएगा। तो हमें टेम्परेचर क्या करना है? रेगुलेट करना है, मेंटेन रखना है। कितना? इतना ही होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर से मतलब 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है ना, उससे इतना कम कर दो। कितना आ गया? 34.5 या 35 के आसपास आ गया ना। तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, नेसेसरी है फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस। इतना टेम्परेचर होना चाहिए। समझ में आया? नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो विंटर के केस में तो बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, तो इससे भी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। अगर टेम्परेचर यहां से ड्रॉप हुआ तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो टेस्टिस है वो नियर हो जाएगा टू दी बॉडी कैविटी। तो टेस्टिस बिकम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। टेस्टिस बिकम नियरर टू बॉडी। इज इट क्लियर और नॉट? अगर हम बात करें समर सीजन की, समर सीजन केस, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो अगर ये बॉडी के क्लोज रहेंगे टेस्टिस, तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? वो राइज कर जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। और टेम्परेचर इससे बढ़ गया तब स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर रेगुलेट रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर बाहर विंटर्स में टेम्परेचर कम है तो ये मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे क्या होगा? टेस्टिस नियरर हो जाएगा इसके बॉडी के। और अगर समर सीजन है तो ये मसल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। दीज मसल्स
दीज मसल्स, भाई मसल्स क्या हुई, रिलैक्स हो गई, और जब ये मसल रिलैक्स हो जाएंगी तो टेस्टिस मूव अवे फ्रॉम बॉडी, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। समझ में पॉइंट आया नहीं आया, कोई डाउट है, बोलो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सो अब हम बात करें अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट या फिर टेस्टिस, टेस्टिस की हम बात करेंगे, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस। आइए, एनाटॉमी ऑफ, अच्छा फर्स्टली हमें पता होना चाहिए अबाउट दी ये एनाटॉमी और ये मोर्फोलॉजी क्या होता है। हाँ, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम बनाएंगे एक टेस्टिस पहले, तो टेस्टिस की जो शेप है वो कैसी होती है, ओवल होती है। अब यहां देखो जरा, टेस्टिस की शेप कैसी है, ओवल है, सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूनिक एल्बुजिनिया। दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एक कनेक्टिव लेयर है ये, क्या है ये, कनेक्टिव लेयर। एंड टेस्टिस के पास के अंदर क्या होगा, क्या फिर कंटेन टेस्टिकुलर लोब्यूल, मैन हाउ मेनी, 250, कितने होंगे, 250। देखो क्या दिखा रहे बार, तुम्हारा मोबाइल का है, चलो, तो टेस्टिस, टेस्टिस कंटेन दी 250 अपार्टमेंट, जिनको हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला। अब देखिए यहाँ पर जरा, तो ये हमने बनाया यहाँ पर क्या, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कितने होंगे, 250, याद रखना, टेस्टिस कंटेन दी टेस्टिकुलर लोब्यूल विच आर दी अपार्टमेंट इनसाइड दी टेस्टिस, अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 250 के आसपास है। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
क्या प्रेजेंट है, ये हमने बना दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, एंड दीज आर सेमिनिफेरस और ये कितनी होंगी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, विद इन वन टेस्टिकुलर लोब्यूल, 1 2 3 इन वन टेस्टिकुलर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 है टेस्टिकुल। ठीक है, देन हमने क्या बनाया, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हमें इसको स्टे करना होगा यहाँ से। ठीक है, सुनो, अब देखें यहाँ पर जरा, तो ये हमने बना दी ट्यूबुलर रेक्टी। तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, बात है नहीं। अब देखें यहाँ पर जरा, तो ये तो हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये हमने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल से या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू दी ट्यूबुलर रेक्टी, ये जो ट्यूबलाइट दिख रही है येलो कलर की जो तुम्हें दिख रही है, ये है ट्यूबुलर रेक्टी, दीज आर ट्यूबुलर रेक्टी। और ये जो नेटवर्क लाइक तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये है रेटिटेस्टिस, दिस इज ध्यान दो यहाँ पर, रेटिटेस्टिस एंड रेटिटेस्टिस ओपन्स इनटू दी वेसिफरेंशिया। ये वाली जो पिंक कलर की जो तुम्हें डक्ट्स दिख रही है, ट्यूब्स, ये क्या है, वेसिफरेंशिया।
वासा फ्रेंसिया, ठीक है। वैसे फ्रेंसिया ओपन्स इनटू दी एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। इसे हमने क्या बोला, एपिडर्मिस। इज इट क्लियर और नॉट? अब एपिडर्मिस जो होता है उसमें 3 रीजन्स होते हैं, कैपर्ट, कॉर्पस, काउडा। कौन सा? मतलब ये वाला जो पार्ट में अगर बताऊं, ये वाला, दिस इज कैपर्ट, ये कॉर्पस, ये लोअर पार्ट जो होगा काउडा। काउडा पार्ट ही जो होगा वो जाएगा इसमें वेस्ट डिफरेंस में, ओपन्स इनटू दी वेस्ट डिफरेंस। दिस इज वाज अ डिफरेंस। इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट है? दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस। अब थोड़ा सा पॉइंट यहां पर समझो, उनके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल के एस्पेक्ट हम बात करेंगे, ठीक है। देखें यहां पे जरा, हमें पता चला टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? 250। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 to 3 प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल, और यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिस के पार्ट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। आगे आइए जरा, तो हम इसको ऐसे समझो डायग्राम के, तो हमने क्या बना दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बना दिया, और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमने क्या बना दी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बना दी। कौन क्या हुआ, ठीक हो? अच्छा, तो ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, एंड ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। याद रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होंगे टेस्टिस में? 250। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में? 1 to 3। ये क्लियर पॉइंट? अब सुना है जरा, inner lining of the seminiferous tubule have the 2 types of the cells, male germ cells and, याद रखना मैंने क्या बोला है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग ये वाली, ठीक है। यहां 2 टाइप की सेल्स हैं, तो इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब हम बात करें यहां पर इनर लाइनिंग, contain 2 type of the cells, contain 2 types of cells। और जो 2 टाइप की सेल्स हैं, एक है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और एक है सर्टोली। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, which cells of the seminiferous tubule responsible for the formation of the sperm or the spermatogenesis? वो है जर्म सेल। अगर मैं बात करूं इसकी प्लोइडी की, तो जर्म सेल की प्लोइडी क्या है?
डिप्लॉयड है, याद रखना। ये भी कैसी है, ये भी डिप्लॉयड है, जितनी भी सेल्स है डिप्लॉयड ही होंगी, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होंगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सर्टोली सेल का रोल क्या होगा यहां पर, प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल, प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल, ये जो जर्म सेल है। तो टेस्टिस के अगर हम पार्ट की बात करें, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अगर क्वेश्चन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो विच पार्ट ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म और द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो है मेल जर्म सेल्स। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर जरा, ये क्लियर है एकदम। अब एक पॉइंट देखो यहाँ पर जरा, यहां ध्यान दो। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में अगर हम बात करें, है तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में, तो स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल विद इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और वही इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल्स होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी या लेडिक सेल्स होती हैं, समझ में आया। तो ये वाला स्पेस की हम बात कर रहे हैं, स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, क्या बोला हमने इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। उसी स्पेस में कौन से सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा होगा पता होना चाहिए, स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स within टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसी को हमने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी को हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल। नीट का क्वेश्चन आ रहा है अब, तो अगर नींद आ रही है तो जग जाओ, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यही इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन कर रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स को, कंटेन इंटरस्टिशियल सेल, या हम इनको बोल सकते हैं लेडिग सेल। आ गया नीट का क्वेश्चन। और यही लेडिग सेल सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या इसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोजन। बट नॉट ओनली एंड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सीट कर रहा है, टेस्टिस तो कर रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, टेस्टिकुलर हार्मोन। तो किसने सिक्रेट किया, लेडिग सेल ने। नीट का क्वेश्चन है, यहां से भी नीट में क्वेश्चन है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल के फंक्शन इसके पार्ट है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के पार्ट है, ठीक है। टेस्ट एंड आल्सो सम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर आल्सो सिक्रेट, आल्सो सम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी सिक्रेट होंगे लेडिक सेल से। तो ये हो गया अबाउट दी टेस्टिस। कोई डाउट है किसी को, अगर डाउट है तो कमेंट करें। आगे बढ़े, चलो। तो नाउ हम बात कर रहे हैं अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स। अब एक्सेसरी डक्ट को समझने से पहले उसी डायग्राम पाइए, इस डायग्राम पर। तो ये तो प्राइमरी सेक्शन हो गया टेस्टिस, इसी में प्रेजेंट है क्या, एक्सेसरी डक्ट। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल
opens into the vesiferentia through the retrotestis, ऐसा हमारे एनसीईआरटी बोल दिया। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पहले ट्यूबुलर रेक्टी में ओपन हुआ, जो ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, दिख रही है यहाँ पर, ये वाली येलो वाली ट्यूबुलर रेक्टी, देन रेट्रोटेस्टिस, देन वेसिफरेंशिया, एंड वेसिफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एसेसरी डक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीव्स द टेस्टिस, मतलब कौन सी लीव कर रही है, छोड़ रही है इसको, बाहर कौन निकलना है यहाँ पर, वेसिफरेंशिया निकल रही है बाहर, टेस्ट, ये टेस्टिस ये है, इतना बस टेस्टिस, तो कौन सी डक्ट यहाँ पे बाहर निकल रही है, वेसिफरेंशिया, एंड ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमिस which located posterior side of the testis in the scrotum, पीछे की तरफ। भाई पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, पीछे, लोअर, मतलब बैकवर्ड एंड लोअर साइड जो होती है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है, समझ में आया। तो वहां पर है एपिडेमिस, ये लोकेशन पूछे जाते हैं एपिडेमिस की। एपिडेमिस का रोल क्या है, स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, और क्या होता है, मैचुरेशन भी होता है यहाँ पे स्पर्म का, ठीक है, मेनली क्या है, स्टोरेज। देन एपिडेमिस का काउडा पार्ट ऑफ द एपिडेमिस move opens into the vas deferens and move ascends into the abdominal cavity and loops over the urinary bladder, जहां पर यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लेडर के पीछे ही वो ज्वाइन करता है डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स को, एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब यूरेथ्रा में ओपन होगी क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, जो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को कैरी कर रही थी, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा runs by the penis, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। तो ये स्पर्म का ट्रैक्ट भी हो गया, तो स्पर्म का ट्रैक्ट, स्पर्म का जो ट्रांसफर होगा वो एसेसरी डक्ट ही करेंगी। इज इट क्लियर। अगर तुमसे बोलूं कि विच एसेसरी डक्ट लीव द स्क्रोटम, बोलो क्या क्वेश्चन हो, मतलब क्या इसका आंसर होगा करेक्ट, वासा डिफरेंस। अगर हम बनाएं तो स्क्रोटम तो ये हो गया ना, ये स्क्रोटम से बाहर कौन जा रहा है, वैसे फ्रेंड्स, टेस्टिस से बाहर कौन जा रहा है, कौन किसको छोड़ रहा है, पता होना चाहिए तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा, आइए अब जरा, तो हम बात कर रहे हैं एसेसरी डक्ट्स की। तो हमने स्टार्ट किया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, ट्यूबुली रेक्टी, इसके बाद रेटेटेस्टिस, देन वासा डिफरेंशिया, इसके बाद एपिडिडाइमिस, एपिडेमिस के बाद, अच्छा यहां पर आ जाओ पहले, वास डिफरेंस। अब समझो, पहले थोड़ा एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं जरा, देखो यार, सेमिफेस्टिबुल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, ये क्या करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल, ओपन इनटू द ट्यूबुलर रेक्टी थ्रू, मतलब इनटू द रेट्रोटेस्टिस एंड देन वेसिफरेंशिया। एक पॉइंट हमें पता होने से, लीव द टेस्टिस, लीव द टेस्टिस। एपिडेमिस तीन पार्ट है, कैपट, कॉर्पस, काउडा। एक तो इसमें क्या है, देखो कैपट है, कॉर्पस है एंड काउडा है, और यही काउडा ओपन हुआ किसमें, वाइस डिफरेंस में, और ये करता क्या है, स्टोरेज, क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, वास डिफरेंस। और ये जो वास डिफरेंस है, मूव असेंड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, इसमें मूव ascends into
abdominal cavity and loops over the urinary bladder. Loops over abdominal cavity and joins the duct of the seminal vesicle. उसके बाद joins the duct of seminal vesicles, then ejaculated duct and open into the urethra. ये क्या बन गया आगे? Ejaculated duct. और ओपन होगा किसमें? यूरेथ्रा में. ओपन इनटू यूरेथ्रा. और जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी पेनिस पे, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटर. यूरेथ्रल मीटर. दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. अच्छा, एक पॉइंट और, जब ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी यूरेथ्रा में, तो दो ग्लैंड की डक्ट और ओपन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आल्सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. कौन सी? प्रोस्टेट. एंड एक ग्लैंड तो यहां पर हो गई ना, लूप्स ओवर द एब्डोमिनल कैविटी, इसके बाद जॉइंस द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल व्हिच कैरी द सेमिनल प्लाज्मा. स्पर्म के साथ में और क्या ऐड हो गया? सेमिनल प्लाज्मा. अभी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन नहीं आया. वो कब आएगा? जब इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी किसमें? यूरेथ्रा में. मतलब कि यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से, देखो यहां पे जरा, तो P और B ये तब ओपन होगी यहां पर जब इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी किसमें? समझ में आया नहीं आया? और वो हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स में. इज इट क्लियर? तो ये सीक्वेंस भी है स्पर्म ट्रैक्ट का. क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इस सीक्वेंस से. सेमिनल मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, देन ट्यूबुलर रेक्टी. ये हो सकता है मिस हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है. पर तो हमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से डायरेक्टली वेसिफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस, ये हमारे एनसीईआरटी पे में बोल लिया. तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू द वेसिफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस. बात तो एक ही है. कान से ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, क्यों? तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टी, रेटेड टेस्टिस, देन वेसिफरेंशिया. वेसिफरेंशिया ओपन्स इनटू द, ये पॉइंट भी याद रखना है, वेसिफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस. ठीक है? एपिडेमिस के बाद यहां पर क्या क्या हो रहा है? एक तो स्टोरेज हो रहा है स्पर्म का, 3 पार्ट, कैपेट, कॉर्पस, कॉडा. नहीं पूछा जाएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर याद रखना. कॉडा ओपन हुआ किसमें? वाज डिफरेंस में. एंड वाज डिफरेंस लीव्स द स्क्रोटम. ये क्या कर रहा है? लीव्स द scrotum. Then wedge difference move ascends into the abdominal cavity and loops over the urinary bladder, and after that joins the duct of the seminal vesicle which carry the seminal plasma into the ejaculated duct, and then ejaculated duct open into the urethra. urethra की opening into the penis urethral meatus बोलते हैं उसको. तो ये स्पर्म का ट्रैक्ट भी हो गया. कोई डाउट है? तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट दी सम बेसिक प्रोसेसेस इन द रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सच एज द गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, और हमने क्या पढ़ा? पार्चुरेशन में हमने पढ़ा, गेस्टेशन हमने पढ़ा, लैक्टेशन पीरियड हमने पढ़ा. देन हमने डिस्कस किया था अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनका हमने डिस्कस किया. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हमने पढ़ा, एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस हमने पढ़ा. एंड उसमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है सच एज एसेसरी डक्ट्स हमने डिस्कस किया आज. तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम मिलेंगे आपको एसेसरी ग्लैंड्स के साथ में, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड आफ्टर दैट वही है क्या? गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दी ओजेनेसिस. थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए.